नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ईवीएम पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, ईमानदारी से हार स्वीकार करने की सलाह। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री का रोड शो। उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत। मायावती के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा तलाशेंगे नए राजनीतिक रास्ते। फारूक अब्दुल्ला ने जीता श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव। पीडीपी के नजीर खान को दी मात। महबूबा मुफ्ती सरकार बर्खास्त करने की मांग। पाकिस्तान से समुद्री सुरक्षा वार्ता रद्द। रक्षा मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर भारत का कड़ा रुख। सिंगापुर में पहली बार भारतीय खिलाड़ी आमने सामने। सुपर सीरीज मुकाबले में कल भिड़ेंगे श्रीकांत और बी साई प्रणीत। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया और कोरिया को हराया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। इसमें पार्टी के हाल ही के चुनाव में प्रदर्शन, उन राज्यों में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया गया और जहां पार्टी अभी कमजोर है। इसके अलावा ईवीएम मुद्दे पर विपक्ष के रुख की आलोचना भी की गई। अमित शाह ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो किया। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से जोश से भरी बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में शुरू हो गई है। इसमें पार्टी का मुख्य एजेंडा पूर्वी और तटीय राज्यों में संगठन को विस्तार देना है। साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ 2019 के आम चुनाव और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हारे हुए दल ईमानदारी से हार को स्वीकार करेंगे, लेकिन अब वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उस बहाने में ईवीएम की चर्चा हुई है कि इस साल होने वाले हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पिछले महीने ओडिशा के स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी का पूरा जोर ओडिशा विधानसभा पर है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आगे बढ़ना है। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार होना है और वर्किंग कमेटी के सारे लोग 15 दिन समय देंगे, बूथों पर जाएंगे और रहेंगे। और अध्यक्ष जी स्वयं इस कार्यक्रम में 3-4 प्रदेशों में बूथ पर रहने वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुवनेश्वर में स्वागत करने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जमा थी। बाद में प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो भी किया। उनका काफिला जनता मैदान में पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी रणनीति पर भी व्यापक चर्चा होगी। ओडिशा में 20 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। भुवनेश्वर से प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, बीजेपी इस बात पर फोकस तो कर रही है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें कैसे जनाधार बढ़ाया जाए और कैसे वहां की विधानसभाओं पर में जीत हासिल की जाए, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसका कुछ खुलासा किया है? देखिए, यही जो है इन्हीं सब मुद्दों पर जो डिस्कशन है, जो चर्चा होगी वो कल होगी। आज भी वो इस तरह की जो चर्चा है उसमें ये बिंदु रखे गए। खास तौर पर जो हाल में जो विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली उसको लेकर एक किस तरह बूथ स्तर पर ये पूरी तैयारी की गई थी, जो इलेक्शन जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, इसको लेकर ब्रीफ किया गया। और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जो अपने संबोधन भाषण में भी इसका जिक्र किया और साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें किस तरह से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की जो चुनावी रणनीति थी उसी तर्ज पर कैसे
इस पूरे जो चुनावी अभियान है इसको आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि जो कुछ मंत्र हैं वो उन्होंने रखे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कि इस पूरी बैठक में शामिल होने आए हैं उनके सामने। इसके अलावा कल जो एक राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव है ये इस पर चर्चा होगी, ये रखे जाएंगे और उसके बाद इनको पारित किया जाएगा। इन प्रस्तावों में मुख्य तौर पर जो आने वाले जो वक्त में जो चुनाव होने जिन राज्यों में उस पर चर्चा होगी और साथ ही 2019 के जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से किस तरह की जाए इस पर बात होगी। आर्थिक जहां तक प्रस्ताव है उस पर जो हाल में जीएसटी पारित हुआ है इसको लेकर किस तरह से इसका आर्थिक इसका जो आकलन है वो किया जाएगा और साथ में जो डिजिटल पेमेंट को लेकर जो एक मुहिम शुरू हुई है इस सरकार ने जो शुरू की है। विपक्ष पर खासा निशाना साधा है। आज रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस ब्रीफिंग करी उसमें ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, उसमें तमाम दूसरे मुद्दे उठाए गए। क्या कुछ कहा बीजेपी ने इन मुद्दों को लेकर? देखिए, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उनका यही कहना था कि उन्होंने वैसे उदाहरण दिए जब बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। उन्होंने 2012 से इसकी शुरुआत की जब समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली। उससे पहले उन्होंने बीएसपी का जिक्र किया जब बीजेपी सत्ता में आई थी। 2009 के चुनाव में जब यूपीए सत्ता में आई थी तब का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद दिल्ली और बिहार का जिक्र किया जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। और इनके हवाले से उन्होंने ये कहा कि एक तरह से हार को विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय जो विपक्षी दल है ईवीएम पर दोष दे रहे हैं, जबकि इन्हीं ईवीएम के सहारे विपक्षी दलों ने बड़ी जीत पहले भी पूर्व में हासिल की थी और हाल में भी हासिल की है। इस तरह से उन्होंने जो खारिज किया पूरी तरह से जो ईवीएम पर जो सवाल उठाए हैं विपक्षी दलों ने, उनके इन तमाम आपत्तियों को उन्होंने पूरी तरह खारिज किया और उसके लिए उन्होंने हाल के उदाहरण रखे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के खिलाफ किसी भी दल से हाथ मिलाने के मायावती के ऐलान को समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए गठबंधन में पूरी भूमिका निभाने की बात कही है। कांग्रेस ने भी इसे अच्छी सोच बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भावी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों के खिलाफ वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर नया रास्ता तैयार होना चाहिए। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें, क्योंकि असली चुनाव उत्तर प्रदेश में ही होना है, यही सीटें 80 हैं। कांग्रेस ने अखिलेश के बयान का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि गठबंधन पर कोई भी फैसला कार्यकर्ताओं से बात करके लिया जाएगा। उनकी सोच अच्छी है, आदमी चोट खा के सीखता है और ये बहुत सही फैसला है उनका। अगर ये ऐसा सोचा है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात कर ली होगी, अपने नेताओं से बात कर ली होगी। भावना कार्यकर्ता की, चाहे उनका कार्यकर्ता हो चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, भावना जो है सर्वोपरि रहेगी। बीजेपी ने गठबंधन की अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। पार्टी का कहना है कि यूपीए के दौरान भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे। मिले तो यही है, वो कोई नई घटना होने वाली है ऐसा कुछ नहीं है, हम सब जान ही रहे हैं। लेकिन किसी सकारात्मक सोच पर मिलें तो बात समझ में आती है। ये तो हमको फिर रोकने की बात कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी भी दल से हाथ मिलाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर लोकसभा सीट पर जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार ने फारूक अब्दुल्ला पर हालात पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के नजीर अहमद खान को हराया। चुनाव जीतने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और प्रदेश में राज्यपाल शासन लगाए जाने की मांग की। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव 9 अप्रैल को हुए थे। पहले ये सीट सत्तारूढ़ पीडीपी के पास थी। गवर्नर से अपील करता हूं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि इस हुकूमत को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लगाया जाए, जिसमें लोगों को कुछ आसानियां और सहूलियतें मिल सकें। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में अब्दुल्ला पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा से चुनाव हार गए थे। इसके बाद कर्रा ने पीडीपी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था।
जिस तरीके का वो वहाँ पोलराइज कर रहे हैं और पत्थरबाजों को, एंटी नेशनल्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये वहाँ की सुरक्षा के लिए एक रोटियां सेकने वाली बात है, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। वहीं सिक्किम की अपर वुर्तुक विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सत्तासीन दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के उम्मीदवार DR थापा विजयी हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के सुरेश खन्नल शर्मा को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आज फिर सुरक्षा बलों और लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इसमें 20 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया था। इस दौरान कुछ युवकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू किया। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर जम्मू में सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की और कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। बैसाखी भारत का एक लोक त्योहार, जिसमें लोग करते हैं रबी की फसल पकने पर खुशी का इजहार। इसी दिन मनता है केरल में विशु, असम में बिहू और तमिलनाडु में पुथंडू का जश्न। कहीं झूमते गाते हैं लोग, तो कहीं होते हैं अरदास और कीर्तन। पंजाब में इस दिन की दोगुनी है खुशियां, क्योंकि बैसाखी पर ही गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ की स्थापना। ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। जब भी आगे बढ़ने का सवाल आया, हमने लखनवी अंदाज में झुककर कहा, पहले आओ। सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए, वहां से फिर जीतना है। उनकी नजर उनका शहर में शरद जोशी का रचना संसार। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने कड़ा रुख दिखाया है और पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते होने वाली समुद्री सुरक्षा वार्ता रद्द कर दी है। पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत नहीं देने पर सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने से उपजे विवाद के बीच भारत ने अगले हफ्ते पाकिस्तान के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता रद्द कर दी है। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार से 3 दिन के लिए दिल्ली आने वाला था। इसमें मछुआरे, समुद्री निगरानी और बचाव अभियान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होनी थी। पीटीआई ने तटरक्षक बल के सूत्र के हवाले से जानकारी दी है कि रक्षा मंत्रालय ने इस वार्ता को मंजूरी नहीं दी है। विदेश मंत्रालय भी जाधव के मामले में कड़े कदम उठाने की बात कह रहा है। We have asked for consular access 13 times. It has not been provided to us. Yes, sir. All this points to a particular thing. We are taking our own action. I don't want to detail anything. कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत नहीं देना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
साथ ही कुलभूषण जाधव के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि पहले तो इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट वायलेशन तो है ही, लेकिन मुझे डर इस बात का है, शायद जो जाधव को टॉर्चर करने के बाद शायद उनकी मृत्यु हो गई होगी, और इसीलिए अभी जाधव जी को मिलना है तो किससे मिलवाए, ये भी उनके पास सवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताते हुए मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान कई बार भारत के कुलभूषण जाधव से मिलने के अनुरोध को खारिज कर चुका है। शुक्रवार को भी भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मिलकर कुलभूषण से मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। भारतीय उच्चायुक्त ने कुलभूषण के खिलाफ आरोप पत्र और कोर्ट के फैसले की भी कॉपी मांगी है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री एल जयंत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने काम में अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप लगाकर पद छोड़ दिया। जयंत कुमार के पास स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 3 और विभागों की भी जिम्मेदारी थी। मणिपुर में करीब 1 महीने पहले बीजेपी ने सरकार बनाई है। जयंत कुमार को नेशनल पीपल्स पार्टी के कोटे से मंत्री बनाया गया था। उन्हें 8 और मंत्रियों के साथ शपथ दिलाई गई थी। पंजाब सरकार ने किसान कर्ज माफी पर सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया है। समूह को 60 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। 3 सदस्यों का समूह किसानों पर कर्ज की कुल रकम का पता लगाएगा और इसके माफ करने के तरीकों पर सुझाव देगा। साथ ही कर्ज माफी के लिए संसाधन जुटाने के उपायों पर भी सिफारिश देगा। समूह का अध्यक्ष टी हक को बनाया गया है। वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। सत्ताधारी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन किसानों का प्रदर्शन करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उधर तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में भी आज किसानों ने प्रदर्शन किया और कर्ज माफ़ी की मांग की। ट्रेड यूनियन ने किसानों के समर्थन में 22 अप्रैल को तमिलनाडु बंद का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के 140 साल में पहली बार इतना भयंकर सूखा पड़ा है। सूखे के कारण 140 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। महाराष्ट्र में समुद्र में डूबने से कर्नाटक के 8 छात्रों की मौत हो गई। बेलगाम में मराठा इंजीनियरिंग कॉलेज के 47 छात्र पिकनिक मनाने सिंधुदुर्ग के व्यारी तट पर आए थे। इनमें से 30 छात्र तैरने के लिए समुद्र में उतर गए। इनमें से 5 लड़के और 3 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 छात्रों को बचा लिया गया, जबकि 19 छात्र सुरक्षित तैरकर आ गए। छात्र जब तैरने गए तो समुद्र में तेज लहरें उठ रही थीं। पिछले साल भी पुणे के 13 छात्रों की मुंबई के पास समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। मेरठ लखनऊ राज्यरानी एक्सप्रेस रेल हादसे में पटरियों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। हादसे की जांच एटीएस को सौंप दी गई है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मेरठ लखनऊ राज्यरानी एक्सप्रेस दुर्घटना मामले की जांच एटीएस को दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली तौर पर घायलों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हर घटना हमारे लिए चुनौती के रूप में आती है, इसको हम सीरियसली लेते हैं। इसकी भी पूरी विस्तृत जांच होगी, कारणों का पता लगाया जाएगा और करेक्टिव मेजर्स जो भी हैं वो लिए जाएंगे। यहाँ पे एक पटरी को वेल्ड किया हुआ था, उस जहाँ पे वो पटरी वेल्डेड थी वहाँ से ब्रेक हुई है और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। 8 बोगियाँ डिरेल हुई हैं, जिनमें से एक पलट गई। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे रामपुर के नजदीक राज्यरानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। हमने मौके पर सब लोगों को यहाँ पहुंचा दिया, रेस्क्यू वर्क स्टार्ट हो गया, लेकिन जहाँ तक हम जानकारी हासिल हुआ है हमें किसी प्रकार की जान माल की कोई विशेष हानि यहाँ पर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 5 रेल हादसे हुए हैं। इसमें इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसा सबसे बड़ा था। दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सत्याग्रह एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक बुकलेट जारी किया।
इसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में बाकी सरकारों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। बुकलेट में कई और आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही दावा किया गया है कि वे नगर निगम चुनाव जीते तो 1 साल में दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे और निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कर घाटे से उबार देंगे। मतलब इतना से ज्यादा फंड एलोकेट हुआ 2 साल में पिछले, और उसमें से भी इन लोगों ने डाइवर्ट किया। पिछले वर्षों में इससे कम मिलता था और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन था वो कटता था, ब्याज का काटा जाता था। उसके बावजूद अधिक से अधिक पैसा देने के बावजूद ना सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दे पाए, ना चिकनगुनिया डेंगू जैसी बीमारियों के लिए फॉगिंग वगैरह ठीक से करा पाए, ना टीचर्स की तनख्वाह दे पाते हैं, ना अस्पतालों में तनख्वाह दे पाते हैं डॉक्टर्स की। सारे कर्मचारी परेशान, सारी जनता परेशान, सफाई नहीं करवा पा रहे। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा? उत्तर कोरिया ने अमेरिका को किसी भी सैन्य कार्रवाई के बदले परमाणु हमले की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। उत्तर कोरिया के मुताबिक वो हर अमेरिकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव घटता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को उत्तर कोरिया की ओर से एक और तल्ख बयान आया। दरअसल शनिवार को उत्तर कोरिया ने अपने संस्थापक किम इल सुंग की 105वीं सालगिरह मनाई। इसे सूर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने भव्य परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। किम जोंग ने खुद तो भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी चो रियोंग हे ने अपने भाषण में अमेरिका को खुलेआम परमाणु हमले की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उत्तर कोरिया परमाणु हमले से पीछे नहीं हटेगा। शनिवार को हुई परेड में कई नई मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें लंबी दूरी की सबमरीन मिसाइलें भी शामिल हैं। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के चलते उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के कई प्रतिबंध झेल रहा है। उत्तर कोरिया अब तक 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है। शनिवार को छठे परीक्षण की खबरों के बीच अमेरिका ने अपना युद्धपोत कार्ल विंसन कोरियाई प्रायद्वीप की ओर रवाना किया था। तब से ही दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। हालांकि चीन बार बार दोनों ओर से संयम बरतने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के नंगरहार में मारे गए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में आईएस को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी भी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने गुरुवार रात यहां अपना सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया था। पहली बार अमेरिका ने इस बम का किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान को आईएस का मजबूत गढ़ माना जाता है। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में आईएस के 600 से 800 लड़ाके मौजूद हैं। अमेरिका ने इस इलाके में पिछले साल अगस्त से कई हवाई हमले किए हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कूड़े के एक बड़े ढेर के ढहने से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कोलंबो के उपनगर कोलोन्नवा में 91 मीटर लंबे कूड़े के इस विशाल ढेर के ऊपरी हिस्से में शुक्रवार को आग लग गई थी। आग फैलने के बाद कूड़े का ये ढेर ढह गया। मलबे के नीचे करीब 100 घरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि पुलिस के मुताबिक करीब 145 घरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग कच्चे मकानों और झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और स्वास्थ्य पर असर के चलते कई दिनों से इस ढेर को यहाँ से हटाने की मांग भी की जा रही थी। सरकार ने भी इसे हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। मौके पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। अमेरिका ने चीन को मुद्रा में गड़बड़ी करने वाला देश मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि वित्त विभाग की छमाही रिपोर्ट में चीन समेत 6 देशों को निगरानी सूची में रखा गया है। इनमें जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लंबे वक्त से मुद्रा बाजार में एक तरफा हस्तक्षेप करता रहा है। चीन पर ट्रंप प्रशासन का ये बड़ा यू टर्न है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप चीन पर मुद्रा में फेरबदल करने का आरोप लगाते रहते थे और चीन को सबक सिखाने की भी उन्होंने बात कही थी। हालांकि पिछले दिनों दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात में इन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद ट्रंप के रुख में बदलाव आया।
सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसी भारतीय के नाम होगा। फाइनल में पहुंचने वाले दोनों भारतीय ही हैं। नेट पर एक तरफ श्रीकांत होंगे तो दूसरी तरफ बी साई प्रणीत होंगे। श्रीकांत ने इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को 21-13, 21-14 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ये मैच 42 मिनट में जीता। आंध्र प्रदेश के प्रणीत का ये पहला सुपर सीरीज फाइनल मुकाबला है। प्रणीत ने कोरिया के ली डोंग क्यून को 21-6, 21-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सुपर सीरीज मुकाबले में किसी भारतीय का मुकाबला भारतीय से होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।